ये आधुनिक भारत का दूसरा वीडियो है। आधुनिक भारत का पहले वीडियो में हमने पूरी तरीक़े से डिस्कशन करा दिया था। ये दूसरा नंबर का वीडियो है। कम समय में इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। आगे इसके बाद हम पूरी तरह डिस्कशन करेंगे इसके क्वेश्चन के बारे में। पार्ट ए और पार्ट बी में पूरी तरीक़े से आधुनिक भारत को ख़त्म करेंगे। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन में वो देखे थे कि 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे केस लड़ने के लिए। उसके बाद महात्मा गांधी का पूरा प्रश्न पूरी तरीके से चल रहा है, आइए देखते हैं। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने यानी इंग्लैंड के सरकार ने केसर हिंद को उपाधि प्रदान किया था। रुकिएगा, देखते हैं। क्वेश्चन है पूरी तरीक़े से, पिछले वीडियो में हमने पूरी तरीक़े से आधुनिक भारत का 1 नंबर पार्ट ख़त्म कर दिया था, उसका कुछ पॉइंट बाकी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। गांधी जी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे। उसके बाद जब वहाँ पे गए, इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने यानी कि इंग्लैंड के सरकार ने केसर हिंद का उपाधि प्रदान की। केसर ए हिंद की उपाधि इंग्लैंड के सरकार के द्वारा ही प्रदान की जाती है। जिस प्रकार से भारत रत्न दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, उसी प्रकार से केसर हिंद का एक उपाधि मिलता है ब्रिटेन के सरकार के द्वारा। 1915 में महात्मा गांधी को प्राप्त हुआ था। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौट कर चले आए थे। दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे और 1915 में 9 जनवरी 1915 को पूरी तरीक़े से भारत लौटकर आ गए थे। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में अहमदाबाद गुजरात में की थी। अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे अवस्थित है। साबरमती नदी अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। अरब सागर में गिरने वाली 4 महत्वपूर्ण नदी कौन कौन सा है? साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। तो अरब सागर भारत के पश्चिम दिशा में और बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व दिशा में। बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियाँ गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है और अरब सागर में गिरने वाली नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। डेल्टा का आकृति त्रिभुज के आकार का होता है। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी और कहाँ पे की थी? तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में किए थे डबरन में। डबरन कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी कब गए थे? 1893 में। दक्षिण अफ्रीका का 3 राजधानी है, केप टाउन, ब्लू फाउंटेन और प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका का 3 राजधानी, प्रिटोरिया, ब्लू फाउंटेन और केप टाउन। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महादेश का सबसे निचला देश दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में नेल्सन मंडेला को हम लोग याद रखते हैं। प्रथम विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया, प्रश्न बनता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। कहाँ के थे? पाकिस्तान के। प्रथम व्यक्ति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो विदेशी व्यक्ति थे जिनका नाम खान अब्दुल गफ्फार खान था। इनका संबंध पाकिस्तान से था। दूसरा व्यक्ति का नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। गांधी जी के कदमों पे, गांधी जी के रास्तों पे चले थे और दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में नेल्सन मंडेला को याद रखा जाता है और भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। दूसरे व्यक्ति बन गए विदेशी। गांधी जी नारा दिए थे, करो या मरो का। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1915 में जब महात्मा गांधी बनारस में आए ना ट्रेन से, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत पहुंचते हैं और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल पे मनाते हैं। उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले उनको गुरु के रूप में मिले, उनको रिसीव करने के लिए गए थे। उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले बोले थे कि गांधी जी आप छात्र का जीवन व्यतीत करिएगा 1 साल तक। 1 साल तक छात्र का जीवन व्यतीत करिएगा। हर छात्र के लिए इम्पोर्टेंट है, हर स्टूडेंट के लिए ये शब्द इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कान खुला रखिएगा और मुंह बंद रखिएगा। सुनिएगा, हर किसी को बोलिएगा नहीं, रिप्लाई नहीं देना है। एगो कहावत भी है कि परिस्थितियों के कारण मौन हूँ मैं, समय आने पे बताऊंगा कौन हूँ मैं। तो गांधी जी को बोले थे कि कान खुला रखिएगा, मुंह बंद रखिएगा। ये स्टेटमेंट किनके द्वारा कहा गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया था। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। यानी कि महात्मा गांधी 1 साल तक पूरे भारत के लोगों को सुने, विश्व के लोगों को सुने और जब महात्मा गांधी बोलने लगे तो पूरा विश्व सुनने लगा। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उसमें विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था। जब देश आज़ाद हुआ ना 1947 में, जब भारत आज़ाद होने के कगार पे पहुंचा, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जब गोलमेज सम्मेलन जब हो रहा था ब्रिटेन में 1931, 30, 31 और 32 में, उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था? मैकडोनल्ड नाम का व्यक्ति था। मैकडोनल्ड स्कूल हमारे देवरिया में है, तरैया में है पूरी तरीक़ा से। तो मैकडोनल्ड नाम का जो स्कूल है ना, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था मैकडोनल्ड। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उस समय विंस्टन चर्चिल था। वही विंस्टन चर्चिल बोला था कि अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को बोला था। और जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय क्लीमेंट एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। भर्ती करने वाला सर्जेंट गांधी जी को कहा जाता है। भर्ती करने वाले सर्जेंट कहलाए कौन? गांधी जी कहलाए। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता
यही क्वेश्चन बाद में कन्फ्यूजन होता है हमेशा, लेकिन याद रखिएगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था रंगून रेडियो से। रंगून कहाँ पे है? म्यांमार में स्थित है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा हुआ करता है। म्यांमार भारत के पूर्व दिशा में स्थित है, याद रखिएगा पूर्व दिशा में स्थित है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, भारत से अलग हुआ, पहले भारत के साथ ही रहा करता था, और भारत से अलग कब हुआ? तो भारत से 1937 में म्यांमार अलग हो गया, इस बात को भी याद रखिएगा। रंगून में एक काला पानी का सज़ा होता है, जेल है। रंगून में ही बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 की क्रांति के बाद भेज दिया गया था और वहीं पे उनका देहांत हो गया। तो रंगून कहाँ पे? म्यांमार में काला पानी का सज़ा दिया जाता है। बहादुर शाह जफर द्वितीय को मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था, 1857 की क्रांति के बाद वहीं पे भेज दिया गया, वहीं पर इनका देहांत हो गया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में याद रख लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। पराक्रम दिवस मनाता है भारत सरकार, और पश्चिम बंगाल सरकार देश नायक दिवस मनाते हैं, देश के एक प्रकार के हीरो थे, देश नायक दिवस मनाता है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की? महात्मा शब्द दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर, और राष्ट्रपिता बोले थे सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा कि महात्मा शब्द दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर और राष्ट्रपिता बोले थे सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ पे किया था? सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए थे 1906 में। 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डबरा नामक स्थान में फिनिक्स आश्रम बना लिए थे, और 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का शुरुआत कर दिए थे। भारत में पूछा जाता है कि सत्याग्रह का महात्मा गांधी पहला प्रयोग कब किए थे? 1917 में चंपारण में किए थे। यानी महात्मा गांधी की राजनीतिक करियर का शुरुआत बिहार के एक आंदोलन से होता है। किस आंदोलन से? चंपारण सत्याग्रह से होता है। चंपारण बिहार का एक जिला है। बिहार का पश्चिमी चंपारण जो जिला है ना, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है, याद रख लीजिएगा। तो महात्मा गांधी 1917 में नील की खेती 3 कठिया प्रणाली के विरोध में किए थे। 3 कठिया प्रणाली क्या होता है? तो 3 कठिया प्रणाली होता है कि अगर 20 कट्ठा खेत आपके पास है, 20 कट्ठा को 1 बीघा कहा जाता है, और 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा में आपको नील का खेती करना होगा। नील का खेती करने से दिक्कत क्या होता था? जमीन बंजर हो जाता था और दूसरा फसल उसमें उत्पादन नहीं होता था। अंग्रेज का नियम था कि जबरदस्ती आपको 3 कट्ठा में खेती करना है, उसी को 3/20 के रूप में याद रखा जाता है। 20 कट्ठा का मतलब 1 बीघा होता है। महात्मा गांधी को चंपारण बिहार आने के लिए प्रेरित किसने किया था? राजकुमार शुक्ला ऐसे व्यक्ति थे, पता चला था कि महात्मा गांधी अगर आएंगे तो ये आंदोलन हमारा सफल हो जाएगा। तो राजकुमार शुक्ला बड़ा प्रयास किए, बहुत परिश्रम किए। अब उस परिश्रम के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी का आगमन अपने बिहार में होता है 1917 में, और चंपारण सत्याग्रह हो जाता है। रॉलेट एक्ट काला कानून, यानी कि ऐसा कानून था ना कि शक के आधार पर बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील किसी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था, उसी को रॉलेट एक्ट कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट का मतलब काला कानून कब पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ था। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड नामक गवर्नर हुआ करता था। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, किसी के पास कोई केस नहीं है, एकदम कुछ आपसे पूछना नहीं है, आपको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा, उसी को रॉलेट एक्ट कहा जाएगा। कब पारित हुआ था? 1919 में। इसी का विरोध के परिणाम स्वरूप 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित किया गया था। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। कहानी इस प्रकार से है, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इस पारित होने के बाद सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। सब लोग मीटिंग किया कि आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जब मीटिंग हो रहा था उसी समय अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया। 2 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, एक का नाम है जनरल ओ डायर और एक का नाम है जनरल आर डायर। ओ का मतलब शुरुआत करना, ऑर्डर देना होता है। ऑर्डर दिया था ओ डायर और गोली चलाया था आर डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे? अमृतसर में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। एक गीत भी आता है कि जलियांवाला बाग को देखो जहाँ चली थी गोलियाँ, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियाँ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में ऑर्डर कौन दिया था? जनरल ओ डायर, और जनरल आर डायर गोली चलाया था। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी, अमृतसर शहर में हुआ था। अमृतसर पंजाब में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर का सहयोग किसने किया था? जनरल डायर का सहयोग हंसराज नामक भारतीय किया था। ये पूरी तरीक़ा से गवाह दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेवार ओ डायर की हत्या किसने किया था? उधम सिंह 1940 में किए थे। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना होता है। उधम सिंह के मन में ज्वाला जगता है कि हम इसको पूरी तरीक़ा से मारेंगे, और ब्रिटेन जाके उधम सिंह पूरी तरीक़ा से ओ डायर को मारते हैं।
जलियांवाला बाग अमृतसर का कांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो एक कमेटी बनती है, हमेशा बनता है। हंटर कमेटी का गठन किया गया था और उसी कमेटी की पूरी तरीके से जांच किया गया था, उसी कमेटी से जांच किया गया था। गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तब ब्रिटेन के द्वारा दिया गया था कि नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को, और केसर हिंद की उपाधि 1915 में दिया गया था ब्रिटेन के सरकार के द्वारा। सब लोग पूरी तरीके से लौटा दिया कि आपके उपाधि का हमको ज़रूरत नहीं है, आप हमको उपाधि दे रहे हैं और भारत में लोगों को मार रहे हैं, तो ये यानी कि वो लोग पूरी तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। सत्य के साथ मेरा प्रयोग का प्रकाशन नवजीवन पत्रिका में किया गया था। नवजीवन पत्रिका महात्मा गांधी के द्वारा ही निकाला जाता था। नावखली, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। नावखली काल 1946 में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल थे। महात्मा गांधी के सचिव एक महादेव देसाई भी नाम के व्यक्ति हुआ करते थे। बाद में नावखली काल में 1946 में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल थे। नावखली का कहानी क्या है? महात्मा गांधी जब देश आज़ाद हो रहा था ना, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हो रहा था, उसी समय नावखली ये क्षेत्र हुआ करता था पश्चिम बंगाल का। वर्तमान में क्षेत्र ये चला गया है बांग्लादेश में। पश्चिम बंगाल का ये क्षेत्र था जहाँ पे सांप्रदायिक दंगा हो गया था। सांप्रदायिक का मतलब दो संप्रदायों के बीच में दंगा हो गया था। उसी दंगा के परिणाम स्वरूप सब लोग बोला कि महात्मा गांधी नहीं जाएंगे ना तो ये दंगा को पूरी तरीके से सुधार नहीं सकते हैं। जब एक जगह सही देश में पूरी तरीके से अगर आतंक फैला है तो देश को आज़ाद करा के फिर क्या फ़ायदा। तो महात्मा गांधी को यहाँ पे लोग भेजा और महात्मा गांधी सब घर में जाकर शांति का संदेश दिए, सब लोगों को बताया कि देश यहाँ पे आज़ाद हो रहा है। सब लोग पूरी तरीके से मान लिया और वहाँ का पूरी तरीके से सांप्रदायिक दंगा को समाप्त कर दिया गया। देश आज़ाद हो रहा था तो महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे, ये प्रश्न पूछा जाता है। महात्मा गांधी कहाँ थे? नावखली में थे। नावखली वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है, उस समय पश्चिम बंगाल में था। वर्तमान में बांग्लादेश में चला गया। ठीक है। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, किसने कहा था? महात्मा गांधी की जब मृत्यु हुई थी ना, तो जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। महात्मा गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल कब किए थे? महात्मा गांधी प्रथम भूख हड़ताल 1918 में किए थे। अहमदाबाद के सूती कंपनी का जो कारखाना में काम करने वाला मजदूर था, उन्हीं लोगों के विरुद्ध में पूरी तरीके से प्लेग बोनस मिलने के लिए बात हो रहा था। प्लेग एक बीमारी होता है, चूहा से फैलने वाला बीमारी प्लेग है, उसी के बोनस के लिए पूरी तरीके से आंदोलन किए थे और प्रथम भूख हड़ताल करने का प्रयास भूख हड़ताल किए थे 1918 में। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया गया था। असहयोग आंदोलन के शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और असहयोग आंदोलन के समय में भी कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड नामक व्यक्ति हुआ करता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में ओ डायर आदेश दिया था, आर डायर गोली चलाया था। ओ डायर को ही उधम सिंह जाकर मारते हैं कब? 1940 में। याद रख लीजिएगा। आगे खुदा क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में हुई थी। चौरी असहयोग आंदोलन का पूरी तरीक़ा से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया चौरी चौरा कांड के बाद। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के एक जेल में पूरी तरीक़ा से थाना में आग लगा दी जाती है और बहुत सारे पुलिस अधिकारी और सिपाही मर जाता है। असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद। क्वेश्चन यहाँ पे 2 बनेगा। महात्मा गांधी देश आज़ादी के समय नावखली में थे, जो कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के आसपास में पड़ता है। असहयोग आंदोलन जब चौरी चौरा कांड हो रहा था तब महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में थे। बारदोली कहाँ पे है? गुजरात में। बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। उनके जन्म दिवस पे 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। विश्व के सबसे ऊंची मूर्ति का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है, जो कि गुजरात में स्थित है। तो असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में थे। बारदोली कहाँ का एक जगह है? गुजरात का। बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, किनके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। वल्लभ भाई पटेल का नाम सरदार जुड़ा है उसी आंदोलन के बाद। उस आंदोलन पूरी तरीके से किए, उस आंदोलन में जो महिला भाग ली थी वही बोली कि सरदार आप ही हैं, और सरदार का उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही दिया गया था। इस कहानी को भी तरह से याद रखिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद 1923 में असहयोग आंदोलन स्थगित होता है 12 फरवरी 1922 को, और 1923 में असहयोग आंदोलन जब समाप्त हो जाता है तो उसी के परिणाम स्वरूप स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया जाता है।
देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। देश बंधु के उपनाम से किसको जानते हैं? चित्तरंजन दास को कहा जाता है। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन बना था 1927 में। प्रश्न पूछा जाता है कि साइमन कमीशन बना कब था? तो 1927 में बना था। और साइमन कमीशन भारत में पहुंचा कब? तो 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए, यानी कि प्रशासन को ठीक करने के लिए, सुधार करने के लिए पूरी तरीके से भारत में आया था। आया कब था? 1928 में आया था। साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य न भारतीय नहीं था। जितना भी सदस्य था वो सब अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था। इसीलिए इसका विरोध करने का प्रयास किया लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय इसका विरोध किए, साइमन गो बैक का नारा लगाए, साइमन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। और उसी के बाद इनको लाठी से मार दिया गया और इसी लाठी के प्रहार से बेचारे मर गए। जब मरने लगे तो बोले कि गांधी, हमारे शरीर पे लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के ताबूत का कील साबित होगा। ताबूत क्या होता है? ताबूत एक प्रकार का मरने के बाद एक बक्सा बनता है, जिस बक्सा में अंग्रेज अधिकारी सबको रख दिया जाता है, अंग्रेज को रखा जाता है। उसी ताबूत का कील साबित होगा, यानी कि हमारे शरीर पे लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों का ताबूत का कील साबित होगा। इस स्टेटमेंट को मरते वक्त दिए थे। सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था? सेंट्रल असेंबली में बम बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा फेंका गया था। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका गया था ताकि बहरों को आवाज़ पूरी तरीके से सुनाया जाए। आवाज़ को सुनाने के लिए दिया गया था ताकि अंग्रेज अधिकारी जो था हमारी आवाज़ों को पूरी तरीके से सुने। लोगों को मारने का उद्देश्य इसमें नहीं था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। याद रखिएगा, फिर से गौर कराते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को असेंबली में बम फेंकने के लिए फांसी की सज़ा नहीं दी गई थी। असेंबली में बम फेंकने के लिए फांसी की सज़ा नहीं दी गई थी। फांसी की सज़ा दी गई थी लाहौर संयंत्र के लिए। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी क्यों दी गई? तो लाहौर संयंत्र के कारण ही पूरी तरीके से दी गई। सॉन्डर्स की हत्या के कारण दिया गया था। सॉन्डर्स की हत्या करने का प्रयास लोग किया था, उसी के परिणाम स्वरूप इन लोगों को फांसी दी गई है। वही पूरी तरीके से केस ही था। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भारत में लॉर्ड इरविन भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को होती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी, जिला नासौरी, गुजरात तक गांधी जी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन के रूप में शुरू किया था। 78 साथियों के साथ ये चला था। 24 दिन का यह पूरी तरीके से यात्रा था। 12 मार्च 1930 को चला और 6 अप्रैल 1930 को पूरी तरीके से समाप्त हो गया। 24 दिन का यह पूरी तरीके से यात्रा था दांडी मार्च, जिसको कहा जाता है। दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930 को समाप्त कर दिया जाता है। गांधी जी द्वारा नमक कानून को भंग कर दिया जाता है। अलग अलग जगह पे नमक का विरोध किया जाता है। बिहार में कोई समुद्र नहीं है, इसलिए बिहार में चौकीदारी टैक्स न देकर इसका विरोध किया गया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किया गया था। गांधी जी ने किया था, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुआ है, किए थे गांधी जी, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला नामक व्यक्ति हुआ करते थे। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया 1933 में प्रकाशित हुआ था। नवजीवन भी पत्रिका गांधी जी के द्वारा, हरिजन पत्रिका गांधी जी के द्वारा, यंग इंडिया पत्रिका भी गांधी जी के द्वारा ही छपा गया था। भारत में प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था जेम्स एगन्स हिक्की। जेम्स ए हिक्की इनका नाम है। भारत में प्रथम समाचार प्रकाशित करने वाले व्यक्ति कौन थे? जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स ए हिक्की, इनको शॉर्ट में याद रखा जाता है। खुदाई खित मदार लाल कुर्ती, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। खुदाई खित मदार लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने किया था? 1931 में। अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। कई बार बिहार द्रोह का पूछा है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ये पाकिस्तान के व्यक्ति थे। ये ऐसे व्यक्ति, पहले व्यक्ति थे विदेश के जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी कि पहले विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया, उनका नाम क्या है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है और फ्रंटियर गांधी के रूप में भी इनको याद रखा जाता है। पूना समझौता हुआ था गांधी जी और नेहरू जी के बीच में 24 सितंबर 1932 को। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में दलित वर्गों के लिए पूरी तरीक़ा से बात की गई थी। 1932 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता 1932 में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था।
1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम संस्थापक और अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। भूदान आंदोलन के प्रणेता, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की था? विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। कहाँ से शुरू किए थे? 1951 में शुरू किए थे। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन की शुरुआत किए थे। बारडोली सत्याग्रह कहाँ पे हुआ है? 1928 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के रूप में इनको जाना जाता है। गुजरात में ये पूरी तरीक़ा से क्रांति होता है। इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं के द्वारा दी जाती है। लौह पुरुष की उपाधि किसको कहा जाता है? लौह पुरुष की उपाधि किनको लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है? कहा किसने था? तो महात्मा गांधी ही बोले थे कि आप लौह पुरुष हैं, भारत के आयरन मैन हैं। और लौह महिला कहा जाता है, आयरन लेडी कहा जाता है इंदिरा गांधी को। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लौह महिला कहा जाता है और प्रथम लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखते हैं। सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। बारडोली कहाँ पे है? गुजरात में। 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। चौरी चौरा कांड के समय महात्मा गांधी बारडोली में ही थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज का मतलब गोल टेबल पर बैठकर बात किया जा रहा था, उसी को गोलमेज सम्मेलन किया जा रहा है। कहाँ हो रहा था? लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में आयोजित हुआ। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड इरविन हुआ करता था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम की अध्यक्षता में रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा किया गया था। यही मैकडोनल्ड वहाँ का प्रधानमंत्री था और इसी के नाम पे अपने हमारे तरैया में पूरी तरीक़ा से मैकडोनल्ड हाई स्कूल भी बना है, जो कि देवरिया में है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 लंदन में पूरी तरीक़े से हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि गए थे, यानी कि पूछा जाता है कि कांग्रेस का प्रतिनिधि महात्मा गांधी कब गए थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे 1931 में। 5 मार्च 1900 गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को होता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है, 17 नवंबर 1932 को होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। डॉक्टर BR अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का काम किए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, तीनों गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनल्ड नामक व्यक्ति हुआ करते थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर। म्यूनिख पैक्ट का संबंध 1938 में, म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया था। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी बोले थे कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को मुंबई के गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 9 अगस्त को जितने भी भारत में नेता थे उन सबको पूरी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया था। एक महिला का नाम था अरुणा असफअली। अरुणा असफअली ही पूरी क्रांतिकारी महिला के रूप में काम की थी और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत अहम भूमिका है। ये क्वेश्चन 9 अगस्त के बारे में दिया गया है, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को होती है। 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है और उसी चलाने के बाद जितने भी भारत के नेता थे, शीर्ष नेता थे, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। उसी जेल में डालने के परिणाम स्वरूप राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में डाला गया था। पटना में हजारीबाग जेल में डाला गया था जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल के पूरी तरीके से उषा में रेडियो स्टेशन का निर्माण करते हैं नेपाल में, और वहीं से रेडियो से प्रचार करते हैं, लोगों को पूरी तरीके से मोटिवेट करते हैं और बताते हैं कि आंदोलन को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। क्वेश्चन आ गया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। 1942 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? पूना के आगा खां महल में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में महात्मा गांधी को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो पूना के आगा खां पैलेस में पूरी तरीके से रखा गया था। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? अनुशीलन समिति एक गुप्त समिति हुआ करती थी, पश्चिम बंगाल में इसका स्थापना किया गया था 1902 में। बरिंद्र घोष और भूपेंद्र घोष के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना MN राय के द्वारा किया गया था 1920 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में MN राय के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में किया गया था। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में किया गया था। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा पूरी तरीके से इसकी स्थापना किया गया था।
संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण दिए। जयप्रकाश नारायण का संबंध अपने बिहार से है, बिहार में छपरा से है। अब वर्तमान में इनका घर उत्तर प्रदेश में चला गया, शताब्दी है, शताब्दी में इनका घर है उत्तर प्रदेश में चला गया है। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, और इसके महासचिव थे NG रंगा। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव NG रंगा नामक व्यक्ति हुआ करते थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था, उड़ीसा में ही इनका जन्म हुआ था। काम करने का पूरी तरीका से जो भी काम किए हैं पश्चिम बंगाल से रहकर किए हैं, लेकिन जन्म इनका उड़ीसा के कटक में हुआ था। कटक में भारत में चावल अनुसंधान संस्थान है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? कटक, जो कि उड़ीसा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार किनके दिमाग में? क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज किनके दिमाग की उपज थी? कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। 1942 में इनके दिमाग में आया था कि हाँ एक आज़ाद हिंद फौज नामक संगठन बनाया जाए। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया गया था। सिंगापुर की राजधानी कहाँ पे है? सिंगापुर सिटी है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही कहा गया था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। भारत के संविधान सभा का गठन करने के लिए आया था। भारत के संविधान बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ाने के लिए आया था कैबिनेट मिशन। म्यूट करिए। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत में पूरी तरीके से आता है। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? स्टोफर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे और ABJ अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन? स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ABJ अलेक्जेंडर नामक व्यक्ति हुआ करते थे। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता में किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। उस समय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, इन्हीं उनके सम्मान करने के लिए पहली बार 9 दिसंबर को उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। दूसरा बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को। उस दिन राजेंद्र बाबू पूरी तरीके से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन कब हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। माउंटबेटन योजना बनाया गया था, उसी के अंतर्गत भारत का विभाजन हुआ था। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा क्लेमेंट एटली के द्वारा किया गया था। लेबर पार्टी का सरकार था। ब्रिटेन में 2 पार्टी का सरकार है, कंजर्वेटिव पार्टी का और लेबर पार्टी का। विंस्टन चर्चिल का संबंध कंजर्वेटिव पार्टी से है और क्लेमेंट एटली का संबंध लेबर पार्टी से है। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ था, भारत जब आज़ाद हो रहा था, उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली नामक व्यक्ति था। इसका संबंध किस पार्टी से है? तो लेबर पार्टी से है। भारत अपना आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। जब भारत स्वतंत्र हुआ, समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी नामक व्यक्ति हुआ करते थे। भारत को आज़ाद करा दिया गया। अब हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पूरी तरीके से जितना भी आधुनिक भारत का क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। एक वीडियो पूरी तरीके से विश्व इतिहास के बारे में भी चर्चा करेंगे। विश्व इतिहास का भी कुछ क्वेश्चन है, इसको हम एक ही साथ ले लेंगे। अब इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए पूरी तरीके से आधुनिक भारत का क्वेश्चन। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगा लीजिएगा। क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हम करा दिए हैं। प्राचीन भारत का लगभग 300 से ज़्यादा क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारत का 400 क्वेश्चन है। इसमें लगभग 200-300 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। आने वाले समय में इस प्रकार का धीरे धीरे हम प्रयास करते रहेंगे। ये प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।